आखिरकार एक बेतुके, निर्लज्ज, जुमलेबाज और डरपोक राष्ट्रपति का बयान आ ही गया। जी हाँ, यह है डोनाल्ड ट्रंप। ये तमाम एडजेक्टिव मेरे नहीं हैं, ये तमाम विशेषण मेरे नहीं हैं। ये विशेषण ईरान का है, ये विशेषण फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रां का है, ये विशेषण खासकर सोचिए इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का है कि ट्रंप जो है वो बेतुका, ड्रामेबाज, जुमलेबाज और धमकीबाज है। अब ट्रंप ने कहा है कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि पूरा ईरान जो है खामनेई की शहादत में उमड़ पड़ेगा। खुद ईरान को भी नहीं पता है कि खामनेई के लिए कितना सम्मान ईरान के लोगों में है। पूरा का पूरा 10 साढ़े 10 करोड़ की आबादी, ऐसे लगता है जैसे पूरा ईरान तेहरान में उमड़ आया है। ये होता है किसी नेता का अपने देश के प्रति जब वो कुर्बानी देता है, शहादत देता है, और उससे भी बढ़कर सिर्फ युद्ध में शहादत नहीं, जब वो अपने देश को सुपर पावर बना देता है। तो खामनेई के लिए ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिंपैथी है। 100 देशों के नेता वहां खुद पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये सबूत है बनते हुए ईरान का, ये सबूत है सुपर पावर ईरान का, और ये सबूत है कि ईरान सिर्फ लड़ नहीं रहा है, वो न्याय के लिए लड़ रहा है, वो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, वो मानवता के लिए लड़ रहा है। और लड़ किससे रहा है? जिसके सामने पिछले 50 सालों से दुनिया भर के देशों ने सरेंडर कर दिया था। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी अमेरिका के खिलाफ। ये वो लड़ाई थी जिसे दुनिया ने लगभग लड़ने से इनकार कर दिया था। वियतनाम लड़ते लड़ते 10 साल तक जूझता रहा। इराक हार गया, अफगानिस्तान हार गया, सीरिया हार गया, लीबिया हार गया, यहां तक कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण हो गया। ये लड़ाई पूरी दुनिया को अपनी चुंगल में ले चुका था। अमेरिका पूरी दुनिया में हथियार बेचता था। अमेरिका पूरी दुनिया के तेल, गैस और संसाधन पर कंट्रोल करता था। पूरी दुनिया को वो मजबूर करता था कि सारा कारोबार डॉलर में होना चाहिए। पूरी दुनिया को वो मजबूर करता था कि जो मैं कहूं वो सही, जो मैं कहूं वो गलत। मतलब पूरी दुनिया के देश जब खुद हथियार बनाए तो वो गलत, और जब अमेरिका से हथियार खरीदे तो वो सही। ये लड़ाई उसके खिलाफ था। तो ईरान की इस लड़ाई को जब दुनिया के नजरिए से देखिएगा तो लगेगा कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवादी अमेरिका को ईरान ने घुटनों पर ला दिया है। ईरान खुद जेट बनाता था, परमाणु बम बनाता था, कोरोना वायरस बनवाया उसने पैसे देकर। पूरी दुनिया में वो युद्ध करवाता था ताकि मेरा हथियार बिके। लेकिन दुनिया का कोई दूसरा देश जब परमाणु हथियार बनाता था तो उसे डर लगने लगता था। दुनिया का कोई देश जब जेट और रॉकेट बनाता था तो उसे डर लगने लगता था। इसके खिलाफ थी ये ईरान की लड़ाई। ईरान पर क्यों हमला हुआ? क्योंकि ईरान ने अमेरिका की गुलामी मानने से इनकार कर दिया था। पूरी दुनिया गुलाम ही तो थी अमेरिका की, और गुलाम ही तो है आज भी वो तमाम देश जो जवाब नहीं दे रहे हैं। कायदे से देखिए तो रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, अब फ्रांस, पूरा यूरोप, अफ्रीका, ब्राजील अब कह रहा है कि हम अमेरिका के हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। अभी भी कुछ देश हैं, कुछ प्रधानमंत्री हैं, कुछ देशों के राजनयिक हैं जो अमेरिका के सामने बोल नहीं पाते हैं। लेकिन चीन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अगर आपके पास ताकत है तो आप अपनी संप्रभुता की भी रक्षा कर सकते हैं और इंसानियत की भी रक्षा कर सकते हैं। अमेरिका की ये हार पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी था, मानवता के लिए ज़रूरी था, क्योंकि अमेरिका नहीं हारता तो इजराइल नहीं हारता। वो इजराइल जो फिलिस्तीन में निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा था, क्योंकि फिलिस्तीन के पास न परमाणु बम है, न आर्मी है, न नेवी है। वो फिलिस्तीन में बूढ़े, बच्चे, बुजुर्गों को मार रहा था। वो दूसरे देशों के जमीन पर कब्जा कर रहा था, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। कब्जा ही तो है। दुनिया भर के अभी भी सैकड़ों देश हैं जिस पर अमेरिका का कब्जा है। हर वो देश को मैं गुलाम मानता हूं जो अमेरिका से मजबूर है व्यापार समझौता के लिए। हर उस देश को मैं गुलाम मानता हूं जो मजबूर है डॉलर में कारोबार करने के लिए। हर उस देश को मैं गुलाम मानता हूं जो मजबूर है अमेरिका के महंगे और कबाड़ हथियार खरीदने के लिए। लेकिन ये सब 28 फरवरी तक दुनिया में एग्जिस्ट करता था, अब नहीं करता है। अब जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थोड़ा सा रीढ़ दिखाएगा वो अमेरिका से लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास खामनेई जैसा विज़न हो। खामनेई जैसा विज़न हो जिसने ईरान को 99% शिक्षा
लिटरेसी रेट दिया। 95% लोग पीएचडी हैं और जहां 74 से 75% महिलाएं वैज्ञानिक हैं। जहां जाति, धर्म और हिंसा के नाम पर हिंसा नहीं है, अपराध नहीं है। सोचिए, तो वो ईरान ने ये कर दिखाया है। ईरान अपने आस्था के प्रति सचेत है, जागरूक है, लेकिन वो अंधविश्वासी नहीं है, कर्मकांडी नहीं है। नहीं तो उसकी वो हालत होती जो फिलिस्तीन और गजा की हुई, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता। तो सोचिए, ईरान ने अपने विज्ञान के दम पर, अपने वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर, अपने मिसाइल्स के दम पर, अपने ड्रोन के दम पर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। अमेरिका के सारे युद्धपोत जो समंदर में उतारे गए वो बेकार साबित हुए। 16 से 25 युद्धपोत के डुबाने जाने की खबर आ रही है। अमेरिका के सारे जेट जिनको अब तक अभेद माना जाता था, एस्प्रिट 2 बॉम्बर हो, F-16 हो, ये सब के सब F-35 हो, इसको ईरान ने मार गिराया। अमेरिका जो खाड़ी देशों पर, एशिया के लगभग 1 दर्जन देशों पर उसने कब्जा कर रखा था, जॉर्डन, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यहां तक कि उसने कतर, जॉर्डन, ये सब देश आज़ाद लग रहे थे, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए आज़ाद थे। यहाँ क्या फैसले होंगे, किस बिजनेस में कारोबार होगा, ये सब अमेरिका तय करता था। इसके सैनिक अड्डे थे, अमेरिकी सैनिक अड्डे थे इन देशों में 150 से ज़्यादा। इन सब देशों को एक साथ ईरान ने आज़ाद कर दिया है। अब किसी की मजबूरी नहीं है कि वो डॉलर में कारोबार करे। अब किसी देश की मजबूरी नहीं है कि वो अमेरिका के कबाड़ हथियार को खरीदे। अब दुनिया में कोई भी देश अपने हिसाब से सस्ता, टिकाऊ, भरोसेमंद और मारक क्षमता वाला हथियार ईरान से भी खरीद सकता है। लेकिन सोचिए, सबसे बड़ा जो अमेरिका के अमीरी की वजह थी वो थी पेट्रो डॉलर कारोबार। एशिया का तेल, खाड़ी देशों का तेल, इस्लामिक देशों का तेल अमेरिका डॉलर में बेचता था। एशिया में महंगाई बढ़ती थी, एशिया के तेल वो तय करता था। लेकिन ईरान ने एशिया के देशों को बताया है कि आप खुलकर सांस लीजिए और अमेरिका के आंख में आंख डालकर जवाब दीजिए। अब सवाल है कि ऐसे में अमेरिका के सबसे बड़े पिट्ठू इजराइल का क्या होगा। इजराइल जो दुनिया भर के देशों को डराता था कि वो टेक्नोक्रेट है, उसके पास आयरन डोम रडार है, उसके आगे तकनीक, सारी तकनीकें का वो मास्टर है, वो सब धरा का धरा रह गया है। फिलिस्तीन का बदला तो ईरान लेगा, फिलिस्तीन का ही बदला नहीं लेगा, वो लेबनान का बदला लेगा, यमन का बदला लेगा, वो फिलिस्तीन का बदला लेगा। और खाड़ी देश भी अब एकजुट हो गए हैं। तुर्की कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि इजराइल को सबक सिखाया जाए और इंसानियत के दुश्मनों को सबक सिखाया जाए। अब तो सऊदी अरेबिया भी कह रहा है, सऊदी अरेबिया के नेता गए खामनेई की शहादत में। ट्रंप कह रहा है कि मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि पूरा ईरान खामनेई के साथ है। मैं फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, ये दो ऐसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं जिसने इस देश और दुनिया को मुश्किल में डाला है, जिसने अपनी सत्ता बचाने के लिए युद्ध में धकेल दिया, और दोनों का नारा था राष्ट्रवाद। बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रवाद के नाम पर वो गृहयुद्ध कराकर सत्ता में आया था। उसके बाद उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया। डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आया था, और नतीजा दुनिया के सामने है कि अमेरिका घुटनों पर है और अमेरिकियों को कहा जा रहा है हिटलर की तरह कि अभी तुम बर्बाद नहीं हुए हो, जबकि अमेरिका का कोई जेट, कोई युद्धपोत, कोई मिसाइल्स कारगर नहीं है। दुनिया में उसके हथियारों की वैल्यू खत्म हो गई है। पूरी दुनिया अब उससे ट्रेड डील और हथियार के डील के लिए सोच रहा है। अमेरिका की पूरी खाक मिट्टी में मिल गई है, पूरा साख उसका खत्म हो गया है। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम तो जीत गए हैं। लेकिन सोचिए सब क्यों हुआ। इसके लिए क्या अमेरिकी जिम्मेदार नहीं है? अमेरिकी तब चुप रहे जब दुनिया भर के देशों को हथकड़ी लगाया गया, जिसमें भारत भी था। अमेरिकियों को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार फिर से महान अमेरिका बनाएगा, उसने उसे गर्त में डुबा दिया। मैं फिर कह रहा हूं, कोई नेता जितना बड़ा महत्वाकांक्षी और स्वार्थी होगा, वो राष्ट्र के हित भी अपने हित से आगे नहीं जाने देगा। ये बात नेतन्याहू और ट्रंप ने साबित किया है। ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है। जैसे ही युद्ध समाप्त होगा उसे जांच का सामना करना पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, उसे भी जांच का सामना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के हित, अपना हित, उसकी अपनी सत्ता उसके देश से बड़ी है,
और ये बात अब अमेरिका और इजराइल के लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए दोनों के खिलाफ भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो देर सवेर बेंजामिन नेतन्याहू का वही होगा जो एक तानाशाह का होता था, ट्रंप का भी वही होगा जो एक तानाशाह का होता था, और दुनिया इतिहास गवाह है, हर उस तानाशाह का वही अंजाम होता है जो एक तानाशाह का होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया में बहुत ज़रूरी है सत्ता लंबी जरूर ना हो, छोटी हो, लेकिन आप ऐसा काम करके जाएं जिससे दुनिया पर फख्र करे, दुनिया को बेहतर बनाए। खैर, शुक्रिया ईरान, शुक्रिया खामनेई, तुमने दुनिया को अमेरिका से राहत की सांस दी है। उन देशों को भी जहां की सत्ता ने अपने ही लोगों को गुलाम बना रखा है, उसको भी राहत की सांस दी है। उन देशों के राजनयिकों को भी जो अमेरिका के आगे पीछे डोलते थे। अब शायद दुनिया भर के नेताओं में अब रीढ़ आया है, और इटली ने मना कर दिया अमेरिका को। इटली के दो मेलोनी को ने कहा कि हम अमेरिका से नहीं डरते हैं। पूरा का पूरा यूरोप ने कहा कि अमेरिका से नहीं डरते हैं। और सामने रूस और यूक्रेन का भी युद्ध है, जिससे साबित होता है कि रूस का अहंकार भी टूटा है। तो दुनिया में अब किसी पर कोई हमला ना करे, दुनिया बातचीत से चले और एक बेहतर संसार बने। ये तो ईरान ने रास्ता साफ कर दिया है, और इसके लिए पूरा क्रेडिट खामनेई को जाता है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप इस्लामोफोबिया के शिकार नहीं हैं, तो ईरान की इस जीत में आप दुनिया की जीत देखेंगे कि एक साम्राज्यवादी देश का अहंकार टूटा है, और दुनिया को सस्ते हथियार, विज्ञान का महत्व फिर से समझ में आया है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।